नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और अपने लेक्चर में। कल के लेक्चर में हमने देखा था डीपीएसपी यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। आज हम जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, वो है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य हैं, उनका भी उल्लेख किया गया है। अब क्या है कि कर्तव्य विहीन अधिकार जो होते हैं वो एक प्रकार की निरंकुशता है, वो व्यक्तियों में पैदा करते हैं कि हमें सिर्फ अधिकार मिले हुए हैं, हमें कोई कर्तव्य तो दिया नहीं गया है। और अधिकार विहीन कर्तव्य हैं वो निरर्थक होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। तो भारत में मूल कर्तव्यों को इसीलिए संविधान में जोड़ा गया है। आपको बता दें कि जो अपना मूल संविधान था, जिसको 1950 में हमने लागू किया था, उस समय मूल कर्तव्य संविधान में उल्लेखित नहीं थे। उस समय भारत का संविधान का क्या, कोई भी जिस ऐसे देश जिनका लिखित संविधान है, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, उनमें मूल अधिकारों को तो दिया गया है, लेकिन मूल कर्तव्यों का उल्लेख कहीं भी नहीं है। साम्यवादी देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसमें कुछ नागरिकों के कर्तव्य बताए हुए थे, जैसे देश के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा देना, देश की रक्षा करना। इस प्रकार के उन्हीं से प्रभावित होकर के हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा है, सोवियत संघ की तर्ज पे ही। तो एक व्यक्ति थे सरदार सरवण सिंह। ये इंदिरा गांधी की सरकार में कई पदों पर मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं। जिस समय अपना 1971 का युद्ध चला था, बांग्लादेश बना था, उस समय ये विदेश मंत्री थे इंदिरा गांधी सरकार में। तो जैसे ही आपातकाल लगा 1975 में, उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने इन पर एक कार्य इनको सौंपा कि आप पूरा संविधान है उसका दोबारा से थोड़ा मुआयना कीजिए कि इस संविधान में हम क्या क्या नया कर सकते हैं, क्या क्या उपयोगी तत्व हैं, क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ हटा सकते हैं। तो इसने एक श्रवण समिति बनाई और उसकी रिपोर्ट है वो 1976 में आई, जिसमें मूल कर्तव्यों को ऐड करने की अनुशंसा की गई थी। जो सरदार श्रवण सिंह समिति थी, उसमें कुछ मूल कर्तव्य थे, जैसे कर देने का कर्तव्य था, उसको भी जोड़ा गया था, लेकिन उसको सरकार ने निरस्त किया, उस अनुशंसा को संविधान में नहीं जोड़ा। साथ में मूल कर्तव्यों की जो प्रवर्तन था, इस पर जोर दिया गया था, तो उसके प्रवर्तन को भी सरकार ने हटाया। केवल संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में जो 10 मूल कर्तव्य थे, मूल रूप से उनको जोड़ दिया गया। 1975 में सरदार श्रवण सिंह समिति बनी, तो बाद में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों को रखा गया। उस समय 10 मूल कर्तव्य थे अपने संविधान में। बाद में 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के कारण जोड़ा गया, क्योंकि 21 क में हमने जो एक अनुच्छेद 45 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की शिक्षा का प्रयास राज्य करेगा, ऐसा निर्देश दिया गया था, उसको हमने मूल अधिकारों में शामिल किया। उसको मूल अधिकारों में शामिल करने के कारण एक कर्तव्य है वो भारत के नागरिकों पर, यानी माता पिता या जो संरक्षक हैं उन पर डाला गया कि वो अपने बच्चों या अपने प्रतिपाल्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के जो हैं उनको यथास्थिति शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर है वो प्रदान करेंगे। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 से 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। पहला जो मूल कर्तव्य है वो है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मूल कर्तव्य 1 में संविधान से रिलेटेड चीज़ें दी गई है, इसको आपको याद रखना है। इनको आप कैसे क्रम से याद कर सकते हो, इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक क्या है, थोड़ा सा आपको खुद का अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा कि इस प्रकार से आप इनको कनेक्टेड करके याद रख सकते हो। दूसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरे में है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, इसकी रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथे में है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवें में है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये 5 में
सर्वधर्म समभाव और स्त्रियों को मुख्य धारा में जोड़ने से रिलेटेड कर्तव्य है वो बताया गया है। छठे में है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, यानी उसकी रक्षा करें। सातवें में इन्वायरमेंट आ गया, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है उनकी रक्षा करना है, उनका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। आठवें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। नौवें में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है और अहिंसा बताई गई है। 10वें में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष यानी ऊपर की तरफ बढ़ना, उसका प्रयास करना है, जिससे अपना राष्ट्र और निरंतर बढ़ते हुए नई उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू ले। 11वां मैंने आपको बताया ही है कि जो माता पिता या संरक्षक हैं वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो उनके बच्चे हैं या प्रतिपाल्य हैं उनको शिक्षा प्राप्त कराने के अवसर है वो प्रदान करेंगे। अब इनको थोड़ा याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से 11 कैसे याद करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे पहले हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ा हमारे देश में संविधान है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। तो 1 पर आएगा दोस्तों संविधान। अब संविधान हमने प्राप्त कैसे किया? स्वतंत्रता आंदोलन से। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो 2 नंबर पर आएगा। उसके आदर्शों को हमें हृदय में संजोए रखना है। अब हमें स्वतंत्रता भी मिल गई, तो स्वतंत्रता के बाद जस्ट हमारे सामने क्या एक नई चुनौती थी कि हमें देश की एकता और अखंडता है उसको बचाए रखना है। तो 3 नंबर पे है देश की प्रभुता, एकता और अखंडता, ये आ गई। अब देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को बचाए रखना है, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें राष्ट्र की सेवा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है। तो चौथे पे है राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र सेवा। अब राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र की सेवा कब होगी? जब हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे, हम आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे। तो इसके लिए आ गया है समरसता की भावना रखनी है, आपस के अंदर भ्रातृत्व की भावना रखनी है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है हमें, जाति आधारित, वर्ग आधारित, और स्त्रियों की भूमिका है उसमें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करने वाली प्रथाएं हैं उन्हीं को रखना है। जिन प्रथाओं से स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचती है उनका हमें त्याग करना है। अब हमें स्त्रियों का सम्मान भी कर लिया, सभी लोग मिलजुल कर रहने लग गए, तो हमारी एक संस्कृति का विकास हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? सामाजिक संस्कृति। इसका महत्व समझना है और हमें इसको बनाए रखना है। अब सामाजिक संस्कृति को हमने विकसित कर लिया। इसके बाद में 7 पर आएगा दोस्तों अपना पर्यावरण संरक्षण को भी करना है, क्योंकि पर्यावरण के बिना तो कुछ चलने वाला है ही नहीं। तो पर्यावरण संरक्षण में वही वन, झील, नदी, वन्य जीव, ये सब आ गए। अब आगे की चीज़ें इनसे थोड़ी रिलेटेड नहीं है, वो हमें कैजुअली ही याद रखनी पड़ेगी। पर्यावरण आ गया। पर्यावरण के बाद में 8 पर अब पर्यावरण संरक्षण कैसे करेंगे हम आज के समय में? इसके लिए हमें 9 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको अपनाना पड़ेगा। हमें देखेंगे कि कितना कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे हैं, कितना हम प्रदूषण फैला रहे हैं, तो इन सब के लिए वैज्ञानिक विधियां होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। ये है 9 में। 10 में हमारे पास क्या है? 10 में है हाँ व्यक्तिगत उत्कर्ष, जिससे राष्ट्र को नई उपलब्धियां हासिल हो जाए। तो उत्कर्ष करना है हमें, यानी नियमित आगे बढ़ते रहना है और राष्ट्र को उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छूना है। और 11 में 6 से 14 वर्ष की आयु वाला क्लोज है वो जोड़ा गया है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आप अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना सकते हो। 1 पर सबसे बड़ा संविधान है। संविधान कैसे प्राप्त हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन से। जैसे ही स्वतंत्र हुए क्या चुनौती आई? एकता और अखंडता की। एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या करना था हमें? राष्ट्र की रक्षा करनी थी, राष्ट्र की सेवा करनी थी। ये सब चीज़ें कैसे हो सकती है? जब हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव से, स्त्रियों का असम्मान नहीं करना है, समरसता, भ्रातृत्व की भावना रखनी है। इससे एक क्या संस्कृति का निर्माण होगा? सामाजिक संस्कृति का निर्माण होगा। सामाजिक संस्कृति का निर्माण हो गया, उसके बाद हमें
अब आज के समय क्या मुद्दा है? पर्यावरण संरक्षण का। पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा? जब हम साइंटिफिकली उसको समझेंगे, देखेंगे, उसकी टर्म्स को समझेंगे, तो इसके लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन की भावना है, उसको विकसित करना पड़ेगा। उससे हमारा क्या होगा? उत्कर्ष होगा, हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और उसके बाद जो लेटेस्ट है 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा के अवसर प्रदान करवाना। तो ये हैं 11, इनको आप 2-3 बार रिवीजन करोगे, याद हो जाएंगे आपके। अब है मूल अधिकारों की परिवर्तनीयता, यानी ये न्यायालय में किस प्रकार से परिवर्तनीय हो सकते हैं कि नहीं। मुख्य स्थिति में ये अभी तक गैर न्यायिक है, इनका परिवर्तन न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता है। जिस प्रकार नागरिक हैं वो डीपीएसपी के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं राज्य के विरुद्ध उनका परिवर्तन कराने के लिए, उसी प्रकार राज्य है वो भी मूल कर्तव्यों का परिवर्तन कराने के लिए न्यायालय में नागरिकों के विरुद्ध नहीं जा सकता है। वास्तविक स्थिति क्या है इसकी? वास्तविक स्थिति इससे थोड़ी अलग है दोस्तों। डीपीएसपी अनुच्छेद 37 को याद कीजिए। अनुच्छेद 37 में साफ साफ लिखा है कि ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, जबकि मूल कर्तव्यों का जो अनुच्छेद है उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ये अपरिवर्तनीय है या परिवर्तनीय है। ना तो ये लिखा है कि ये परिवर्तनीय है, ना ये लिखा है कि ये अपरिवर्तनीय है। तो न्यायालय ने कई बार अपना निर्णय देते हुए ऐड किया है कि मूल कर्तव्य है वो ना तो परिवर्तनीय है ना अपरिवर्तनीय है। तो इसलिए राज्य के साथ साथ जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं देश को, उनको खुद को समझते हुए इस भावना का विस्तार करना चाहिए कि हमें मूल कर्तव्यों का पालन है वो करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा। अब वर्मा समिति बनाई गई थी 1999 में। ये मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए यानी ऑपरेशनलाइजेशन के लिए बनाई गई थी कि मूल कर्तव्यों को किस प्रकार से हम लागू कर सकते हैं या इनका किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। तो उस समिति ने ये बताया कि लगभग आज तक 138 निर्णय ऐसे हुए हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय वो सुनाए हैं। और ये बात 1999 की है, आज 2025 चल रहा है, तो ये लगभग मामले 300, 400, 500 भी पहुंच गए होंगे कि मूल कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय वो अपने निर्णय है वो सुनाता है। तो फिर वर्मा समिति को बोला गया कि आप इनके ऑपरेशनलाइजेशन के लिए कुछ हमें सुझाव दीजिए। तो उन्होंने 3-4 सुझाव दिए कि एक तो हमें 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस है वो घोषित कर देना चाहिए। हालांकि ये घोषित हुआ नहीं है अभी तक। 3 जनवरी को है क्यों? क्योंकि जो 42वां अपना संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976, वो 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। तो उसी की याद में हमें 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यालयों में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में और शिक्षकों के प्रशिक्षण में मूल कर्तव्यों को वो समझाया जाना चाहिए, मूल कर्तव्यों की भावना का विस्तार किया जाना चाहिए। जितने भी सरकारी कार्यालय हो गए, सरकारी कार्यालय, वहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा करके रखने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाए तो एक नज़र इन पर पड़े, तो वो अपने मूल कर्तव्यों के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो। कहीं ना कहीं उसके ये दिमाग में आए कि मेरे मूल अधिकारों के साथ साथ ये मूल कर्तव्य भी मुझे संविधान में बताए गए हैं। उनका विज्ञापन है, बोर्ड है, किसी चौराहे पर बोर्ड लगा करके, कोई बस स्टैंड है वहाँ पर बोर्ड लगा करके मूल कर्तव्यों को नागरिकों के टच में रखना चाहिए। विज्ञापन, विज्ञापन में जैसे मीडिया वगैरह को हम विज्ञापन के माध्यम से मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक करवा सकते हैं। जैसे मूवीज़ में अभी शुरू किया गया था कि मूवी शुरू होने से जस्ट पहले राष्ट्रगान शुरू होता था, तो उस समय सब खड़े होते थे। तो उस समय राष्ट्र से जो अपना राष्ट्रभक्ति की भावना है उसको प्रबल करने के लिए ये बात कही गई। इसी प्रकार से मूल कर्तव्यों के संदर्भ में भी कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसे विज्ञापन दिया जाना चाहिए। मीडिया उसकी खास भूमिका रहेगी, वो भी लोगों को उनके मूल कर्तव्यों से समय समय पर अवगत करवाता रहे। जिस प्रकार से कोई प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं उसमें मूल अधिकारों से अवगत कराया जाता है, उसी प्रकार मूल कर्तव्य हैं वो भी बताए जाने चाहिए। इसके बाद है मूल कर्तव्यों के पक्ष में किए गए कुछ सरकारी प्रयास। आज तक सरकार ने कौन कौन से नियम कानून बना करके मूल कर्तव्यों को परिवर्तनीय बनाने के लिए कौन कौन से सरकारी प्रयास किए हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है। ये एक प्रकार से अपने जो राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करना है, उसके पक्ष में एक अच्छा प्रयास है जो बनाया गया है।
प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग पर रोक अधिनियम 1950 बनाया गया था, जिससे राष्ट्रीय जो अपने प्रतीक हैं इनका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, इनको सम्मान दिया जा सके। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 जो अनुसूचित जातियां हैं उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। अब उनके उत्पीड़न को रोकेंगे तभी हमें भ्रातृत्व की भावना आएगी, सबको साथ लेकर चलने की जो भावना है वो अपने अंदर विकसित होगी। गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए ये कानून बनाया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसमें भी कहा गया है कि अगर कोई भी दल है या कोई भी उम्मीदवार है वो धर्म और जाति के आधार पर अगर वोट मांगता है तो उसका नामांकन खारिज किया जा सकता है, उसके आगे आने वाले जो चुनाव है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखा गया है। इसके अलावा 2 वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये जो हमारे पर्यावरण को बचाने का मूल कर्तव्य है उसके लिए ये दोनों प्रयास किए गए हैं। तो ये प्रयास हैं, ये किए गए हैं। हो सकता है इससे इंटरलिंक करके आपसे कुछ MCQ है वो पूछ लें। अब ये अपनी छोटा सा लेक्चर है, इसमें ज़्यादा समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो 2 प्रश्न हम देख लेते हैं जो पीछे एग्जाम्स में आए हैं हमें। पहला कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है। यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना कहाँ लिखा गया है? प्रस्तावना में लिखा गया है, DPSP में लिखा गया है, मौलिक अधिकार में लिखा गया है या मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है। तो ये आपको पता है कि ये चीज़ है वो मौलिक कर्तव्य में लिखी गई है। D सही हो गया आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही है? इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है और वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित हैं। आपने अभी इस लेक्चर में समझा होगा तो आपको पता चला होगा कि इनके लिए कोई भी कानूनी या विधायी प्रक्रिया है वो नहीं दी गई है संविधान में। सिर्फ इन मूल कर्तव्यों को भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में लिख कर छोड़ दिया है। इनका परिवर्तन कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और ये कानूनी कर्तव्य भी नहीं है कि इनको फोर्सली लागू किया जा सके। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये न तो 1 सही है और न ही 2 सही है, तो D इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसमें आपको याद रखने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक, मूल कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाए गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति 1976। ठीक है। कौन से भाग में है? भाग 4 क में। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क में। शुरू में कितने थे? 10 थे। बाद में कितने हो गए? अब 11। 11वां कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2002 से। कैसे जुड़ा? जब 21 क मूल अधिकार जोड़ा गया, उसी समय माता पिता पर एक कर्तव्य है वो आरोपित किया गया। इसके बाद इनके प्रचालन के लिए या ऑपरेशनलाइजेशन के लिए कौन सी समिति बनी? वर्मा समिति। किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया? GS वर्मा, जो भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये कब बनी? ये 1999 में। 1999 में बनी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आप याद रखिए, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना संघ की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के ऊपर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।